कभी आपने सोचा है अगर आपके पास एक घर है तो उसके साथ और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है? प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और वो होम लोन की ईएमआई जो हर महीने आपको याद दिलाती है कि ये घर अभी भी पूरी तरीके से आपका नहीं हुआ है। अब ये सब चीजें एक तरह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज ही तो है। जैसे आपका घर आपका एसेट है क्योंकि ये एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उस घर का लोन जो आपको हर महीने चुकाना पड़ता है आपकी लायबिलिटी है। जैसे आप अपने घर की वैल्यू को उसके लोन और मेंटेनेंस के खर्चे के साथ बैलेंस करते हो, वैसे ही एक कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करती है और इसी बैलेंस का एक स्नैपशॉट होता है बैलेंस शीट। अब आगे बढ़ने से पहले आप अपने किसी रिसेंटली परचेज एसेट का एग्जांपल दो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ उसके साथ कौन सी लायबिलिटीज जुड़ी है। मैंने तो वैसे अभी एक फोन लिया है और उस पे ₹5000 का ईएमआई है। ऐसे ही आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम लोग देखते हैं कि किसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ट है। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि बैलेंस शीट क्यों जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया, लेकिन बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे घर के एग्जांपल में घर आपका एसेट है और ईएमआई आपकी लायबिलिटी। एक कंपनी के केस में एसेट्स वो सब कुछ होता है जो कंपनी ओन करती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, कैश एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज वो होती है जो कंपनी ओ करती है, दैट इज किसी और को देना होता है, जैसे लोन्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एक्सेट्रा। और इक्विटी ये वो फंड्स होते हैं जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किए होते हैं। बैलेंस शीट में एक सिंपल रूल होता है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यानी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है उनका पैसा या तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स के फंड से लगाया होगा, दैट इज इक्विटी, या फिर उधार लिया होगा, दैट इज लायबिलिटीज। जैसे आपका होम लोन और डाउन पेमेंट मिलाकर टोटल घर का कॉस्ट के बराबर होता है, वैसे ही कंपनी के एसेट्स भी टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी के बराबर होने चाहिए। इसलिए इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि बैलेंस शीट के डिफरेंट लाइन आइटम्स क्या होते हैं और इसके लिए हम एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी का एग्जांपल यूज करेंगे। इससे आपको हर लाइन आइटम की इंपॉर्टेंस और मीनिंग को बेटर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इक्विटी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे आता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि इक्विटी तो ओनर्स का हिस्सा होता है, तो लायबिलिटीज कैसे? इसका रीजन ये है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच की डील आप दोनों की इंडिविजुअल डील्स होती है, वैसे ही कंपनी और उसके ओनर्स के बीच का रिलेशनशिप अलग ही होता है। कंपनी के लिए ओनर्स से लिया गया पैसा भी एक तरह का लोन ही होता है, क्योंकि वो पैसा ओनर्स को कभी ना कभी वापस करना पड़ता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इक्विटी में शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी आता है। जैसे आप अपने बाइक के लिए इनिशियल डाउन पेमेंट करते हो, वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी ने शेयर होल्डर से रेस किया है। शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी के इशूड शेयर्स का फेस वैल्यू, यानी वो मिनिमम वैल्यू जिस पर शेयर्स इशू हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ होगा। जैसे कि आप नोट नंबर 20 में जाके देख सकते हैं कि इस एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू ₹1 है और कंपनी के टोटल शेयर्स है 177 करोड़। अब अदर इक्विटी में आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अर्न किए हैं। जैसे कि आप नोट नंबर 21 में देख सकते हैं, इस एफएमसीजी कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स एंड सरप्लस का मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है। ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से बचा कर रखा होता है। और भी अलग अलग टाइप्स के रिजर्व्स हो सकते हैं जो कंपनी ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अक्यूमुलेट किया होता है, जैसे फ्यूचर एक्सपेंशन, एम्प्लॉय हाउसिंग एक्सेट्रा। देयरफॉर इस एफएमसीजी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ₹177.2 करोड़, जो लास्ट ईयर 177.18 करोड़ था। और इस कंपनी के अदर इक्विटी है ₹9,600 करोड़, जो पिछले साल ₹8,700 करोड़ थी। ये दिखाता है कि कंपनी के ओनर्स का कंपनी में कितना स्टेक है और उसने अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैनेज किया है। अब आते हैं लायबिलिटीज पे,
जो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में चुकाने होते हैं, जैसे बोरोइंग्स, लीज लायबिलिटीज, प्रोविजंस और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। जैसे आपने बाइक के लिए 5 साल का लोन लिया है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि आपको वो पैसा लॉन्ग टर्म में देना है। चलिए नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है उन कंपोनेंट्स को और डिटेल में समझते हैं। पहले आता है बोरोइंग्स। ये वो पैसा है जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स के रूप में उधार लिया है। इस एफएमसीजी कंपनी का बोरोइंग है ₹535 करोड़, जो पिछले साल ₹298 करोड़ था। ये लॉन्ग टर्म डेट होता है जो कंपनी को फ्यूचर में रिपे करना होता है, यूजुअली फॉर मेजर एक्सपेंशंस या इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है लीज लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटी है जो कंपनी को लीज एग्रीमेंट्स के अंदर पे करनी होती है। कंपनी अपने बिजनेस के लिए अगर कोई एसेट रेंट पर लेती है तो उस लीज अमाउंट को लायबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। इस साल ये ₹170 करोड़ है, जो पिछले साल ₹144 करोड़ था। फाइनली आता है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ये वो ड्यूज या पेमेंट्स है जो कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के रूप में होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स या बॉन्ड पर पेएबल अमाउंट। कंपनी के अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज है ₹5.59 करोड़, जो पिछले साल ₹4.95 करोड़ थी। अगला लाइन आइटम आता है प्रोविजंस। ये वो फंड्स होते हैं जो कंपनी फ्यूचर के लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस के लिए रख कर चलती है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद के पेमेंट्स या किसी लीगल केस का आउटकम। इस कंपनी का प्रोविजन अमाउंट है ₹68.3 करोड़, जो पिछले साल ₹64.3 करोड़ था। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये वो टैक्सेस है जो कंपनी फ्यूचर में पे करेगी, जो उसके एसेट्स के अप्रिसिएशन या अदर टाइमिंग डिफरेंसेस के वजह से होते हैं। इस एफएमसीजी कंपनी का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ₹109 करोड़ है, जो पिछले साल 90 करोड़ था। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज को समझने के बाद करेंट लायबिलिटीज को समझना भी जरूरी होता है। दोस्तों, करेंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाने होते हैं, जैसे ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेजॉरिटी लाइन आइटम्स इन करंट लायबिलिटीज आर सेम एज नॉन करंट लायबिलिटीज। बस डिफरेंस ये है कि ये सारी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। वन थिंग टू नोटिस इन दिस एफएमसीजी कंपनी इज कि ट्रेड पेएबल्स सबसे बड़ा आइटम है। बट व्हाट एग्जैक्टली आर ट्रेड पेएबल्स? जो सप्लायर्स कंपनी के बिजनेस में रॉ मटेरियल्स या गुड सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर, उन्हें फ्यूचर में पे करने वाले अमाउंट्स को ट्रेड पेएबल्स कहते हैं। इन शॉर्ट, ये कंपनी के सप्लायर्स को देने वाले पेमेंट्स होते हैं जब भी कंपनी क्रेडिट परचेसेस करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी के ट्रेड पेएबल्स है ₹2236 करोड़, जो पिछले साल ₹2000 करोड़ थे। तो दोस्तों, ये था लायबिलिटीज साइड का ब्रेकडाउन, जो बैलेंस शीट का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर आप ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट पर ये आई बटन क्लिक कीजिए और हमारा डिटेल्ड वीडियो देखिए उस टॉपिक पर। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें हम समझेंगे कंपनी के पास क्या क्या वैल्यूएबल चीजें हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, आपके हिसाब से लायबिलिटीज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्यों? और अगर ये समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.